बच्चों, सच में ना बड़ी ताकत होती है। चाहे हम 100 झूठ बोल लें, लेकिन 100 झूठ भी उतने ताकतवर नहीं होते जितना एक सच ताकतवर होता है। सच बोलने वाले को कभी डरना नहीं पड़ता, जबकि जो झूठ बोलता है उसे हर समय मन में डर लगा रहता है कि कहीं उसका झूठ पकड़ा ना जाए। और एक झूठ बोलने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ जाते हैं। कभी इस बात को महसूस करना, देखना कि आप अपनी गलती को छुपाने के लिए कोई छोटा सा झूठ बोल देते हो और फिर उस झूठ को छुपाने के लिए एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आपको लगातार झूठ बोलने पड़ते हैं। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि झूठ ना बोलें, एक बार सच बोलें और अपने सच पर कायम रहें, तो उससे हमें हिम्मत मिलती है। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास की एक ऐसी ही कहानी भी नहीं, वो एक नाटक के रूप में लिखा हुआ एक पाठ है आपका, जो हम साथ में पढ़ेंगे और देखेंगे कि सच की जीत कैसे होती है। तो यह पाठ, जो कि एक नाटक के रूप में लिखा गया है, इसका नाम है सत्य की जीत। सत्य मतलब सच, सच की जीत। दृश्य 1। जब भी कोई नाटक लिखा जाता है तो उसको इस तरह से लिखा जाता है कि अगर हम उसे स्टेज पर, मंच पर दिखाना चाहें, उस पर अभिनय करना चाहें, तो हमारे सामने सारी बातें स्पष्ट होनी चाहिए कि हमें किस तरह से मंच पर उस नाटक को करना है। तो उसमें पहला दृश्य क्या होगा और कहाँ की जगह होगी, कैसा स्थान होगा, कैसा वातावरण होगा, सब नाटक लिखते हुए लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है दृश्य 1। स्थल मतलब स्थान कहाँ का है? नागपुर। जगन सेठ के घर के पास एक बड़ा पेड़, एक महिला दरवाजा खटखटाती है। तो इस तरह से हमारा नाटक शुरू होगा। अब जब भी नाटक लिखा जाता है तो वो संवादों के रूप में लिखा जाता है। संवाद डायलॉग्स को कहते हैं। तो जो संवाद बोल रहा है उसका नाम, उसके आगे उसका संवाद जो वो बोल रहा है। तो यहाँ पर कौन किस किस के बीच में बात हो रही है? जगन सेठ और एक महिला जिसका नाम है शोभा। जगन सेठ भीतर से, अब जो ये कोष्ठक में शब्द लिखे हैं, ब्रैकेट में लिखे हैं, तो वो इसलिए कि हमें पता होना चाहिए कि जब हम स्टेज पर, मंच पर ये नाटक करेंगे तो हमें किस तरह से, किसे कहाँ खड़ा होना है, कैसा वातावरण होगा वहाँ पर, वो तो सब कुछ यहाँ पर कोष्ठक में, ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। तो जगन सेठ की आवाज भीतर से आती है। कौन है? शोभा। सेठ जी, मैं हूं शोभा। जगन सेठ दरवाजा खोलकर, आओ आओ शोभा बहन, आज कैसे कृपा की। सेठ बाहर आ जाता है और पेड़ के नीचे कुर्सी पर बैठ जाता है। शोभा, सेठ जी, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मैं अपने 2000 रुपए नकद और कुछ गहने आपको सौंप कर जाना चाहती हूँ। लौटूंगी तो कृपा करके वापस दे दीजिएगा। पहले गांवों में लोग एक दूसरे को अपने गहने या धन संपत्ति सुरक्षा के लिए सौंप देते थे। पहले इस तरह से बैंक्स नहीं होते थे, लॉकर नहीं होते थे जहां वो अपने धन संपत्ति को, गहनों को सुरक्षित रख सकें। तो विश्वास के दम पर वो एक दूसरे पर विश्वास करके अपनी धन संपत्ति, गहने सुरक्षित रखवा देते थे। तो शोभा ने जगन सेठ को अपने गहने और 2000 रुपए नकद देते हुए क्या कहा कि वो तीर्थ यात्रा पर जा रही है। तीर्थ यात्रा मतलब तीर्थ स्थान पर यात्रा के लिए जा रही है, धार्मिक सी यात्रा पर। तो फिर उसने कहा कि सेठ जी, आप ये सामान अपने पास रख लीजिए सुरक्षित, जब मैं लौटूंगी तो आपसे ले लूंगी। जगन सेठ, तुम चिंता मत करो, जब तुम लौट कर आओगी तो अपनी धरोहर सुरक्षित पाओगी। धरोहर कहते हैं किसी के सामान को संभाल कर अपने पास रखना। किसी से मिला हुआ सामान धरोहर कहलाता है। तो सेठ जी ने उसकी चिंता को दूर करते हुए कहा
कि ये तुम्हारा सामान मेरे पास सुरक्षित रहेगा, जब तुम आओगी तो मुझसे ले लेना। शोभा, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, आपने मेरी चिंता दूर कर दी। आभारी मतलब मैं आपका शुक्रिया कहना चाहती हूँ, मैं आपका एहसान मानती हूँ कि आप मेरी मदद कर रहे हैं। शोभा 2000 रुपये नकद और गहने सौंपकर चली जाती है। जगन सेठ मन ही मन सोचता है, इसकी पूंजी लौटाने से इनकार कर दूं तो? ये बात उन्होंने किसी को कही नहीं है, उनके मन में आया है ऐसा। मन ही मन उन्होंने सोचा, उनके मन में लालच आ गया कि इसकी पूंजी मतलब इसकी धन संपत्ति, सारे जेवर अगर मैं लौटाने से मना कर दूं तो भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्यों आया उनके मन में? क्योंकि कोई और तीसरा व्यक्ति तो देख नहीं रहा था, ये बात सिर्फ उन दोनों के बीच में हुई थी कि तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने उसका सामान इस तरह से उसको लौटाने से मना कर दिया है। यहाँ तक हो गया पहला दृश्य। अब दृश्य 2, स्थल मतलब स्थान कौन सा है? पहले दृश्य जैसा। शोभा, सेठ जी मैं तीर्थ यात्रा से आ गई हूँ, अपनी धरोहर वापस ले जाना चाहती हूँ। जगन सेठ, कैसी धरोहर? किसकी धरोहर? किसे दी थी? देखा आपने, तो इसका मतलब जगन सेठ के मन में लालच आ गया है और अब वो उसको उसकी धरोहर वापस नहीं करना चाह रहे हैं। शोभा, नहीं सेठ जी ऐसा ना कीजिए, मुझ गरीब को मत लूटिए, मैं 2000 रुपये नकद और कुछ गहने आपको सौंप कर गई थी। तो बेचारी रोने लगती है, घबरा जाती है कि जिन पर उसने विश्वास किया था ऐसा ना हो कि वो उसके साथ बेईमानी करें, उसका सामान ना लौटाएं। तो जगन सेठ ने क्या बोला? मुझे लुटेरा कहती हो, गाली देती हो, चली जाओ यहाँ से। शोभा निराश होकर चली जाती है। तो एक तो जगन सेठ गलत काम कर रहे थे, उसके सामान को उसको वापस लौटाने से मना कर रहे थे और दूसरी तरफ उसी पर चिल्ला रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा वो तो बेचारी गरीब है, कमजोर है, वो उनका क्या बिगाड़ सकती है। ठीक, यहाँ तक दूसरा दृश्य हुआ। अब दृश्य 3। अब स्थल क्या है? किस जगह बातचीत हो रही है? ये न्यायालय, न्यायाधीश शोभा और जगन सेठ बैठे हैं वहां पर और स्थल है न्यायालय मतलब कोर्ट। तो जब शोभा के साथ उन्होंने, जगन सेठ ने इस तरह से चालाकी करने की कोशिश की तो ये बात न्यायालय तक पहुंच गई। शोभा उनकी शिकायत लेकर न्यायालय पहुंची तो उन दोनों को वहां बुलाया गया। न्यायाधीश कहते हैं जो न्याय करते हैं, जज। न्यायाधीश शोभा से, हाँ बोलिए आपकी क्या शिकायत है? शोभा, सरकार 4 महीने पहले की बात है, मैं 2000 रुपये नकद और कुछ गहने जगन सेठ के पास धरोहर रखकर तीर्थ यात्रा पर गई थी। वापस आने पर मांगने लगी तो सेठ जी साफ मुकर गए। मुकर गए मतलब मना कर दिया, इनकार कर दिया कि तुमने मुझे तो कुछ दिया ही नहीं था। तो न्यायाधीश फिर जगन सेठ से पूछते हैं, क्यों जगन सेठ, यह महिला क्या सच कह रही है? जगन सेठ कुछ घबराहट के साथ, जी नहीं सरकार, मैं इस महिला को पहचानता तक नहीं। न्यायाधीश शोभा से, क्या आपकी तरफ से कोई गवाह है? गवाह मतलब जिसके सामने आपने इन्हें पैसे दिए हों, अपना जेवर दिए हों, जो इस बात को जानता हो। शोभा, जी नहीं सरकार, मैंने जब इनके पास धरोहर रखी थी तो एक पेड़ के सिवा वहां कोई नहीं था। न्यायाधीश, क्यों जगन सेठ, आप उस पेड़ को जानते हैं? जगन सेठ, जी नहीं सरकार, मैंने तो उस पेड़ को सपने में भी नहीं देखा। न्यायाधीश, शोभा जी आप जाइए और उस पेड़ की एक टहनी तोड़कर लाइए, वही गवाही देगी। शोभा चली जाती है। गवाही देने का मतलब है कि जिसने किसी घटना को देखा हो वो ये बता सके कि हाँ ऐसा हुआ था। तो अब न्यायाधीश ने शोभा को कहा उस पेड़ की टहनी ले आओ, वो गवाही देगी। पर पेड़ की टहनी कैसे बोल सकती है? तो अब देखते हैं कि न्यायाधीश ने ऐसा क्यों कहा। थोड़ी देर बाद न्यायाधीश, शोभा अभी तक नहीं आई। जगन सेठ से, जरा आप खिड़की से देखिए वह आ रही है या नहीं। जगन सेठ, सरकार वह पेड़ तो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, शोभा तो अभी वहां पहुंची भी नहीं होगी। तो आप भी समझ रहे होंगे ना कि अगर जगन सेठ
और शोभा के बीच कोई बात ही नहीं हुई। उसने उन्हें कुछ दिया ही नहीं। और जैसे वो कह रहे हैं कि कौन सा पेड़, कैसा पेड़, तो उन्हें क्या पता कि वो पेड़ यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। तो लगता है उनकी चोरी पकड़ी गई। अब आगे देखते हैं। न्यायाधीश: क्यों जगन सेठ, आप तो उस महिला और उस पेड़ को जानते भी नहीं थे, फिर आपने यह कैसे जाना कि पेड़ कितनी दूर है? जाओ, उसकी धरोहर उसके आने से पहले ले आओ, नहीं तो तुमको कठोर दंड दिया जाएगा। तो न्यायाधीश देखिए कितने समझदार थे। उन्हें पता था कि जगन सेठ उस महिला की कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। तो न्यायाधीश ने जगन सेठ के झूठ को पकड़ लिया और उन्हें बोला, जल्दी से उसकी धरोहर वापस ले आओ। जगन सेठ गिड़गिड़ाता हुआ: क्षमा कीजिए सरकार, मैं लालच में आकर बेईमानी करने लगा था। मैं शोभा बहन की धरोहर अभी लौटा देता हूँ। गिड़गिड़ाने लगा मतलब माफी मांगने लगा जगन सेठ। उसे लगा अब तो मैं पकड़ा गया और अगर मैंने अपनी गलती नहीं मानी तो मुझे दंड दिया जाएगा। तो उसने झट से माफी मांगी और शोभा बहन की धरोहर लौटाने को राजी हो गया। तो किस तरह से न्यायाधीश ने बड़ी समझदारी और सूझबूझ से जगन सेठ की चालाकी को, बेईमानी को पकड़ लिया और शोभा के साथ न्याय किया। तो देखा आपने, सच सामने आ ही जाता है। झूठ टिक नहीं पाता और सच छुप नहीं पाता। कोई ना कोई तरीका सच को सामने लाने के लिए मिल ही जाता है। इसलिए झूठ का सहारा कभी नहीं लेना। सच बोलना कभी कभी मुश्किल जरूर लगता है, पर अच्छा यही है कि हम हमेशा सच बोलें। गलती को छुपाने से बेहतर है कि सच बोलकर उसको माने, ताकि आगे से वो गलती ना हो। एक बार झूठ बोलने की गंदी आदत पड़ जाती है तो वो छूटनी बड़ी मुश्किल हो जाती है और उससे फिर बहुत नुकसान होता है। तो याद रखना है इस बात को कि झूठ नहीं बोलना है, छोटी बातों में भी नहीं, बड़ी बातों में भी नहीं। भले ही थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़े, किसी की डांट खानी पड़े, लेकिन सच बोलना है। ठीक है, तो आप प्रॉमिस कीजिए, वादा कीजिए कि झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा सच का साथ देंगे और खुद भी सच ही बोलेंगे। तो अब हम चलें, फिर मिलेंगे अगला पाठ पढ़ने के लिए। तब तक के लिए अपनी हर बात में, हर काम में आज जो मिली हुई सीख है उसको याद रखिएगा और ज़रूर मुझे बताइएगा इस कमेंट बॉक्स में लिखकर कि सच बोलने से आपको क्या क्या अनुभव हुए।